हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वाइस चांसलर का सिलेक्शन होता है इंडियन यूनिवर्सिटी में वो किस तरह से होता है। और हम एक एनालिसिस करेंगे कि जो करंट रेगुलेशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी का वो किस तरह से है और क्या क्या चैलेंजेस हैं उसमें। और एक जो ट्रू ऑटोनॉमी है वो हमें देने की ज़रूरत है किस तरह से यूनिवर्सिटी को, खासकर जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो सिलेक्शन होता है वाइस चांसलर का वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ओवर रेगुलेशन हैं, काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है और इसमें जो इनोवेशन है वो यहाँ पे कम दिखता है, राइट। तो ग्लोबल एकेडमिया में हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन अभी भी इंडिया जो है वो कोई प्लेस नहीं पा रहा है, कोई जगह नहीं पा रहा है। जब भी हम वर्ल्ड टॉप रैंकिंग्स जो भी निकलता है, टॉप रैंकिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो उसमें हमारा जो रैंक है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है। सो स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू सिक्योर अ प्लेस फॉर for the university whenever we talk about the world university ranking. जो रीसेंट ड्राफ्ट रेगुलेशन है, खासकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ तो दिखता है, लेकिन इसमें भी जो ट्रू ऑटोनॉमी है, किस तरह से जो ऑटोनॉमी होना चाहिए वो उसमें हमें नज़र नहीं दिख रहा है। तो हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ओवर रेगुलेशन है वो यहाँ पे किस तरह से है, और वीसी के अपॉइंटमेंट में जो लिमिटेड क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे अपनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कल्याणी मथिवनन 2015 केस में कि इवन एल्बर्ट आइंस्टीन माइट नॉट मीट द क्वालिफिकेशंस फॉर अ वाइस चांसलर रोल इन इंडिया। एल्बर्ट आइंस्टीन भी जो हैं वो क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे मीट नहीं कर पाएंगे। अगर वाइस चांसलर का रोल यहाँ पे दिया जाएगा इंडिया में, तो इवन वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी यूजीसी का रेगुलेशंस है जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसको 2018 में रिवाइज़ किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि एक वाइस चांसलर जो हैं उनको यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन होना ज़रूरी है। A vice chancellor must be a distinguished academician with at least 10 years of experience as a professor or equivalent। तो कम से कम उनको जो है 10 साल का एक्सपर्टीज़ होना चाहिए एज अ प्रोफेसर या इसके समकक्ष। एक जो है क्राइटेरिया यूजीसी रेगुलेशंस ने दिया था, 2018 में इसको रिवाइज करके इस तरह से बनाया गया था। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये तो मेरिट को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो भी जो कम्पिटेंट मेंबर्स हैं या जो लीडर्स हैं, खासकर अगर नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो भी इनोवेशन होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस में, वो यहाँ पे लैक कर रहा है, वो यहाँ पे कमी दिख रही है। अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग नेचर अपनाएं, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके यहाँ हम जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड ने यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है जॉन हुड को, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, तो उनको एज देयर हेड जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किया गया था ऑक्सफोर्ड में। तो ये जो है ये एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये दर्शाता है कि जो वर्सेटाइल लीडरशिप है उसको यहाँ पे वैल्यू दिया जा रहा है ओवर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। तो जो भी एकेडमिक, जैसे इंडिया में हम एकेडमिक जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो उसके कंपेयर में यहाँ पे ऑक्सफोर्ड का एक एग्जांपल है कि यहाँ पे वर्सेटाइल लीडरशिप को यहाँ पे वैल्यू दिया जा रहा है ओवर द एकेडमिक प्रेफरेंसेस। आगे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे इसमें कितना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं इंडिया में, मेरिट को छोड़ दिया जाए तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कांग्रेस ने यहाँ पे फेवर किया है लेफ़्ट लीनिंग कैंडिडेट्स को, और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे राइट विंग जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो जो पोलिटिसाइजेशन है वो यहाँ पे साफ साफ अंडरमाइन कर रहा है रोल ऑफ ए वीसी। और ओवरऑल वी कैन से दैट कि ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है उसको यहाँ पे इरोड कर रहा है, उसको यहाँ पे कम कर रहा है, राइट। अब हम देखेंगे
जो रीसेंट ड्राफ्ट रेगुलेशन है यूजीसी का और इससे क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। तो रीसेंट ड्राफ्ट में ये लिखा गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके पूल को एक्सपैंड करने की बात की गई है। जैसे कि जो भी डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, ऑल राइट, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी के लोग हैं तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। तो इसमें हम पास्ट सक्सेस भी देख सकते हैं कि पिछले अगर हम कुछ पास्ट के बारे में बात करें तो ये ऐसा हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिप्लोमेट्स हैं जैसे जी पार्थासारथी एंड के आर नारायणन, खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स सैयद हामिद और महमूदुर रहमान, तो उनको यहाँ पे जेएनयू या फिर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको बनाया जा चुका है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे हाईलाइट करता है कि जो वीसी का जो पोस्ट है उसको यहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को भी मिलना चाहिए और उनको जो है मिल चुका है। ये जो है हम इससे ये जानें कि पास्ट में ऐसा हो चुका है। नाउ अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी वर्सेस क्वालिटी के बारे में, तो अगर हम अ, जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो जो सीनियर लीडरशिप पोजीशंस है वो यहाँ पे डेमोक्रेटाइज करता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस तो सही है लेकिन इसमें इफ़िशियंसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी, तो इसमें वही है कि कोई भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एक्सक्लूड ना किए जाएं, ठीक है। जैसे वी कैन से दैट कि जो भी अनक्वालिफाइड या मार्जिनली क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो इससे ये एक इंश्योर हो रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब जो क्वालिटी है फाइनल सिलेक्शंस का वो यहाँ पे अंडरमाइन किया जा रहा है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे कि अंडररेटेड वर्च्यूज़ द केस फॉर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, अगर आप में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड आ जाए देन डेफिनेटली आप जो भी स्टेप लोगे वो अच्छा नहीं होगा। तो एरोगेंस, कोई भी मायने में एरोगेंस जो है वो इनोवेशन को कम करता है, ग्रोथ को कम करता है। और अगर आप मतलब अगर आपने उस एरोगेंस को कम कर दिया तो उससे जो वाइस चांसलर का जो एबिलिटी है खासकर कंसेंसस बिल्ड करने में वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जो करंट फ्रेमवर्क है उसमें यहाँ पे रेयरली, मतलब बहुत ही रेयरली ही प्रायोरिटाइज किया जाता है इस तरह के इंटरपर्सनल वर्च्यूज़। अभी तो बस वही है कि एकेडमिक के लिए आपको ये होना चाहिए, ये पैमाना है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमिलिटी ये इसकी कोई जगह नहीं है। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारे एक एक और चैलेंज जो है वो हम देखते हैं कि भाई जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो यहाँ पे नहीं है। जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, लेकिन जब भी हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें तो उनके पास कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से इनकन्सिस्टेंसी जो है वो हो जाता है कि किस तरह से वाइस चांसलर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाए। और ये जो डिस्पैरिटी है वो तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम रीजनल इनिक्विटीज़ के बारे में बात करें, ठीक है। जो भी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशनल लीडरशिप है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे रीजनल इनिक्विटीज़ काफ़ी आ जाते हैं। तो एक बेसलाइन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे बनाना इम्पॉर्टेंट है, खासकर सर्च प्रोसेसेस के लिए और फिर कैंडिडेट इवैल्यूएशंस के लिए। और ये जो है हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से होनी चाहिए और इससे ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। खासकर जो डिस्पैरिटी है वो यहाँ पे कम किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशिएंसी दोनों को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा? ये होगा जब हम हाइब्रिड सिस्टम को जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये मैंडेट करें कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो उस तरह से इंडोर्स किया जाए जो कि रेप्यूटेबल इंडिविजुअल्स के तरफ से हों। तो इससे क्या होगा कि ये फ़िल्टर आउट हो जाएगा जो भी वैसे एप्लीकेंट्स हैं जो फ्रिवलस नेचर के हैं।
तो इससे एक स्पिरिट ऑफ ओपननेस जो है उसको रिटेन किया जाएगा। और एडिशनली वी कैन से दैट कि जो सर्च कमिटीज़ हैं वो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड स्कोरिंग सिस्टम को अपनाएं, जिसमें यहाँ पे टेंजिबल क्वालिफिकेशंस जो होता है वो तो यहाँ पे हो ही, उसके साथ साथ जो इंटेंजिबल ट्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं विज़न, लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, तो ये सब भी यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किए जाने की ज़रूरत है। फिर हम अगर देखें ऑटोनॉमी इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस, तो वो हम लेसन्स ले सकते हैं ग्लोबल प्रैक्टिसेस से, क्योंकि ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ ने ऑपरेट कर रखा है काफ़ी ही ग्रेटर ऑटोनॉमी से जब भी वो अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वेस्ट या अफ्रीका में गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके यहाँ पे लीडरशिप चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से इन ए मोस्ट इफ़िशिएंट वे में उनको जो है चुन सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, या जो टॉप डाउन अप्रोच है, इससे हमारा इनोवेशन रुक रहा है, एडेप्टेबिलिटी रुक रहा है, तो इसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, नीड फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यहाँ पे ज़रूरी है। तो जो ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशंस है उसने यहाँ पे प्रपोज कर रखा है कि 3 मेंबर सर्च कमेटी होना चाहिए, जिसमें 2 जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है या फिर गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडीज़ की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन एक जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इससे ये दर्शाता है कि जो गवर्नमेंटल डोमिनेंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, कि 2:1 का रेशियो है, गवर्नमेंट का यहाँ पे ज़्यादा इंटरवेंशन है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूजीसी की तरफ से वो यहाँ पे उनका यहाँ पे रोल काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो वीसी सेंट्रिक गवर्नेंस टू स्टूडेंट सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अभी जो है वो है कि वाइस चांसलर के पास ही सारा कुछ पावर है, वीसी सेंट्रिक गवर्नेंस है, मतलब वाइस चांसलर को बस खाली अपॉइंट करने तक की बात है ये, लेकिन हम इसको स्टूडेंट सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटीज़ के टुवर्ड्स हम बारे में बात करें तो जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए यूनिवर्सिटी लीडरशिप का वो होना चाहिए कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक कल्चर बनाया जाए, ना कि एक वाइस चांसलर सेंट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम एम्पावर कर दें इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपने लीडर्स को सेलेक्ट करें जो कि उनके जो डिस्टिंक्टिव नीड्स हैं या वैल्यूज़ हैं उससे अलाइन करें, तो डेफिनेटली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक मोर डायनेमिक वे में काम करेगी, बहुत ही इनोवेशन उसमें आ जाएगा, और फिर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम जो है हम वो एक्वायर कर सकते हैं। इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बात हमने किया वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाइस चांसलर होता है तो वो एक सिग्निफिकेंट बैरियर हो जाता है। खासकर अगर हम मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात करें या फिर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली कहीं भी अगर पॉलिटिक्स इंटरवीन कर रहा है तो ये फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी जिसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना हो, वो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को देख सकता है, और जो गवर्नमेंट रोल है वो भी यहाँ पे लिमिटेड होना चाहिए। अब वो लिमिटेड इस वे में होना चाहिए कि सिर्फ वो शॉर्ट लिस्ट जो है उसको अप्रूव करे, जो भी सर्च कमेटी शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करती है उसको अप्रूव करे, ठीक है, रैदर दैन डायरेक्टली नॉमिनेट कर दे या फिर अपॉइंट कर दे कैंडिडेट। तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्टली नॉमिनेट कर दे या अपॉइंट कर दे कैंडिडेट को। तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल बायसनेस है वो यहाँ पे कर्ब हो जाएगा, वो यहाँ पे कम होगा, जबकि जो एक्चुअलिटी में जो ओवरसाइट होना चाहिए, जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करें तो वो यहाँ पे सही से हो सके। अब हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दे आर फेसिंग अ क्रिटिकल जंक्चर इन देयर परस्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, और जो अगर उसको हम रिफॉर्म करें, ठीक है, एंड रिफॉर्मिंग द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वाइस चांसलर्स इज़ एसेंशियल टू अचीव दिस गोल। एक हम क्रिटिकल जंक्चर पे हैं, हम अपने एकेडमिक एक्सेलेंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और एक ग्लोबल रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम रिफॉर्मेशन की बात करें तो दैट्स अ वेलकम स्टेप। और ऑटोनॉमी को अगर हम इम्ब्रेस कर लें तो इससे जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे
एक्सपैंड हो जाएंगे, इससे एक कल्चर ऑफ मेरिटोक्रेसी जो है वो यहाँ पे होगा, और इंडिया जो है एक वर्सेटाइल लीडर्स को यहाँ पे कल्टीवेट कर सकता है, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ को लीड करें, और लीड इस तरह से करें कि उसमें इनोवेशन हो, इंक्लूसिविटी हो। ऑल राइट, तो अगर हम वी कैन से दैट कि ट्रस्टिंग यूनिवर्सिटी टू मेक देयर ओन लीडरशिप चॉइसेस इज़ नॉट मियरली अ नेसेसिटी बट अ प्री requisite फॉर रीस्टोरिंग देयर रोल एज बिकन्स ऑफ नॉलेज एंड प्रोग्रेस। तो अगर हम वाकई में एक जो है नॉलेज हब बनना चाहते हैं, ठीक है, हम रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली जो लीडरशिप चॉइस है वो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद के अपने लीडरशिप चॉइसेस करें, और ये एक नेसेसिटी ही नहीं है बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम उस नॉलेज, उस प्रोग्रेस को, उसमें जो है हम एक्सेलेंस पा सकते हैं। सो आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक एनालिसिस था कि यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर का सिलेक्शन होता है और रिफॉर्म होता है वो किस तरह से होता है और क्या क्या बैरियर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।